हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? फाइन। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक पाठ 6 दो संस्मरण उपघटक हंस और आदमी, जिसके लेखक संजय सिन्हा है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमारे जो हिंदी में पाठ 6 दो संस्मरण दो कहानियाँ बताई गई है। कहानी में आप लोगों को हंस और आदमी के बारे में बताया गया है कि हंस जो पशु पक्षी किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं और हम इंसान लोग कैसे जीवन जीते हैं, तो उनके बारे में हमें सीख दी गई है कि कैसे हमने जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेखक संजय सिन्हा के आमुख हो गए हुए दो शब्दों के बारे में बताऊंगा, उन्होंने क्या वो कहना चाहते हैं। इन शॉर्ट में मैंने आपको 4 पंक्तियां लिखकर बताया, वो 4 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चय होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। तो यहाँ सिन्हा जी आप लोगों से प्रस्तुत प्रथम संस्मरण में ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षियों की प्रतीक है, उसे लेकर मनुष्य ने भी अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए और एक दृढ़ निश्चय डिसीजन लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमने जीवन जीना चाहिए। तो उस हंस के प्रतीक लेकर या प्रमुख बनाकर हम उसको इंडिकेट करते हुए किस प्रकार से हमने जीना चाहिए। जिस प्रकार से हंस अपने परिवार को लेकर नेतृत्व करता है, जो हंस में जो गुण होते हैं, जिस प्रकार से आपको पता है कि जो स्वान जो हंस होता है, दूध और पानी को अलग करने की उसमें क्षमता होती है और वो मोती चूमता है। उसी प्रकार से इंसान ने भी हंस के साथ जीवन जीना चाहिए। शीर और नीर को अलग करने की जो क्षमता है वो हंस से हमने सीखना चाहिए। लेकिन आज इंसान बुराइयों का प्रतीक बनता चला जा रहा है, बस वो बुराइयों को चुनता है। हमने भी हंस के जैसा जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ने हमें हंस किस प्रकार से जीवन जीते हैं उसके बारे में बताया, तो मैं उसकी जानकारी आपको यहाँ देना चाहता हूँ। तो हंस और आदमी, तो यहाँ आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों को उड़ते या उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसे लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में लेखक कहना चाहता है कि मैंने खिड़की में से हमेशा आसमान पे देखा है कि किस प्रकार से सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में जब वो हंस वी आकार की लाइन बनाकर उड़ते हुए दिखाई देते, तो उनका जो अनुशासन से जो डिसिप्लिन है, ऐसा लगता है कि जो सामने का जो पहला सिपाही सफेद पंखों में लिपट कर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। तो उनके जो अनुशासन है, डिसिप्लिन को यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि वो सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में किस प्रकार से वी आकार बनाकर उड़ते हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते हैं, आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं जाने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? तो यहाँ पर लेखक के मन में ढेरों सवाल आते हैं कि भाई किस प्रकार से ये वी आकार बनाकर क्यों उड़ते हैं, और उड़ते हैं तो सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आता है? आगे वाला पीछे वाले को आगे क्यों नहीं आने देता है? क्या बीच वाला क्यों अपनी जगह पर रहता है और रफ्तार से चला जाता है? तो सबकी स्पीड समान क्यों रहती है और रफ्तार आगे पीछे क्यों नहीं होती है? तो इनको गाइडलाइन करने वाला, निर्देशक करने वाला कौन है? तो उनके मन में ये सब सवाल उठते हैं। बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती है कि ये मानसरोवर के राजहंस है। तो ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? ये आपस में रिश्तेदार है? तो मैंने ये सब सवाल लेकर मैं मेरी माँ से पूछता हूँ कि माँ ये जो है सब एक रफ्तार से डिसिप्लिन के हिसाब से जो उड़ने वाले हंस है वो क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? तो माँ उन्हें बताती है कि ये सरोवर के राजहंस है और ये सबके स्पीड गति एक जैसी रहती है। मतलब मैं उनको लेखक कहता है कि ये कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो माँ ही कहती है
सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है, वह हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं, माँ कहती है। तो लेखक जब सवाल करता है तो माँ उसके सवालों का जवाब देती है कि सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार तय करता है और वो आगे निकलता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नेता, जो घर का जो मेन मुखिया होता है, वो आगे निकलता है और सारे खतरे वो अपने आंग में लेता है, ताकि घर के अदर्स मेंबर जो दूसरे सदस्य उनके ऊपर कोई खतरा वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए वो आगे अपनी दिशा निर्देश देता रहता है और अपनी रफ्तार से उड़ता रहता है और हवा काटते हुआ बाकी हंस को वो मार्गदर्शन करता है कि जिस प्रकार से मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, वैसी मेरी रफ्तार के हिसाब से उड़ना चाहिए। कहने तात्पर्य कि जो कुछ होगा पहले उसे होगा, उसको जान का खतरा उसे होगा, वो सब अपना खतरा अपने आंग में झेलेगा और अपने परिवार को बचा के रखेगा। लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फायदा है? तो लेखक यहाँ पे क्यूरियोसिटी से उत्सुकता होकर अपनी माँ से कहते हैं कि जो आगे वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान करता है, तो ऐसा क्यों होता है? उससे उसको फायदा क्या है? तो माँ कहती है, मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार है, ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसलिए ये एक दूसरे को साथ देते हुए चलते हैं, ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं, ये एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। तो माँ लेखक के सवालों को जवाब देती है कि वो जो सबसे आगे उड़ने वाला, जो सबसे लास्ट में जो उड़ता है, उसको आसान रास्ता बनाता है। क्यों रास्ता बनाता है? क्योंकि ये रिश्तेदार है। तो पशु पक्षियों में भी ये सब भावनाएं होती है कि अपना कौन है, पराया कौन है। तो ये कहने का तात्पर्य जो आगे वाला जो नेता रहता है वो सबके लिए रास्ता आसान करते हुए आगे चलता है। तो ये माँ कहती है कि ये एक जो कहावत है हमारी, कर भला तो हो भला, यहाँ पे चरितार्थ होती है कि वो बहुत दूर तक उड़ते हुए चली जाती है, कम से कम एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं, ऐसा वो लेखक को बताती है। 10 घंटे, हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है, फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक जब अपनी माँ से सवाल करते रहता है कि कई बार कि आगे वाला जो हंस है वो मेहनत करता है, फिर जब वो थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला क्या करता है? उनका कहने का मतलब है, सवाल करते कि जो मेन जो कार्य करता है, जो नेता है, जो घर का मेन है, वो जब आगे उड़ता है, लेकिन जब वो थक जाता है तो उसके बाद क्या होता है? तो माँ कहती है कि जो पहले उड़ने वाला जो हंस वगैरह होता है, जब वो थक जाता है तो पीछे वाला उसकी जगह ले लेता है। अब वो थकता है तो फिर उसके बीच वाला उसकी जगह लेता है। इस प्रकार से वो एक्सचेंज होते रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट वगैरह करते हुए आगे उड़ते रहते हैं और अपनी दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहते हैं। और वो उड़ते उड़ते ही आपस में आराम कर लेते या सुस्ता लेते हैं और वो हजारों इस तरह ये बीच हवा में सुस्ताते हुए एक दूसरे के साथ ये हजारों मील का रास्ता तय कर लेते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियां सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं, हंसों के पास नीर शीर अलग करने का विवेक होता है, वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक सबसे ज्यादा होता है और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। मेरे पंख तब कमजोर थे, लेकिन मुझे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चलता है, मेरे हिस्से की मेहनत हुआ करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ लेखक की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बढ़ते चली जाती है। तो माँ उसे कहानियां सुनाती है, हंसों के बारे में ढेर कहानियां सुनाती है और बताती है कि किस प्रकार से हंस शीर और नीर यानी दूध और पानी को अलग करते हैं और उनमें मोती चुनने का मादा होता है। इस प्रकार से वहाँ लेखक को हंस की कहानी सुनाती है कि किस प्रकार से एक शिकारी हंस को तीर मार देता है और सिद्धार्थ उसे कैसे बचाते हैं। जब वो शिकारी सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगते हैं कि मैंने उसे मार गिराया था, वो
शिकार के ऊपर मेरा हक है, लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला का हक ज्यादा होता है। तो लेखक ये बातें सुनते हुए उसी तरह से वो खो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हंस वगैरह उड़ रहे हैं वैसे ही मेरे फादर सबसे आगे उड़ रहे हैं, मेरी मदर मेरी माँ उनके पीछे, मेरे चाचा चाची उनके बाजू में, मैं उनके पीछे। जब वो थक जाते हैं तो मेरी माँ जगह ले लेती है, उसकी जगह फिर मेरी चाचा, फिर चाची और मेरी दादी जो सबसे पीछे है वो उनकी जगह लेती है। ऐसे वो सोचते रहते हैं। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता है, फिर माँ, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बूढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे तो वे सभी संकट से दो हाथ करके सामने दीवार बनाकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए बना रहे। ये परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएंगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसा साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन में बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती है। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं, सबको साथ देकर उड़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं। सबसे कमजोर हंस भी उनके साथ उड़ लेते हैं। आदमी ऐसा कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया है। तो यहाँ पर लेखक सोचते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से जो मेन कार्य करता हंस आगे उड़ता है, उसी प्रकार से मेरे फादर और मेरे पिताजी आगे उड़ते हैं। पिताजी थक जाते हैं, माँ उनकी जगह लेती है। अगर माँ थक जाती तो फिर चाचा थक जाते तो फिर चाची, और उस प्रकार से फिर मेरी दादी उनकी जगह लेती है। मतलब जो हमारी जनरेशन को जो हमारे बुजुर्ग जो मिलती है पैतृक में, जो हमारा गिफ्ट वगैरह मिलता है, हम उसको आगे, जो धोती होती है हमारी धरोहर, उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दादी के बारे में बताया, मेरी दादी भी सब मेरे फादर को सपोर्ट वगैरह दिया। आज दादी लाचार हुई तो मेरे फादर, मेरे पिता उनको सपोर्ट वगैरह करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि पिताजी के बहुत मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे, संकटों से दो हाथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से माँ की जगह फिर चाचा चाची, फिर दादी, फिर मैं आगे बढ़ा हूँगा तो मैं भी उनकी जगह लूंगा। लेकिन यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि आदमी ने भी इन हंसों के जैसे सब सीखना चाहिए, किस प्रकार से वो एक दूसरे को लेकर चलते हैं और अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। लेकिन इंसान ऐसा मतलबी जानवर है कि वो अपने ही सोचता है, वो किसी को लेकर चलता नहीं है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा कि आदमी चाहे तो ऐसा साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन में बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहाँ होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ वो अपने लिए हो जाता है, वो पीछे पलट कर देखता नहीं है और वो पीछे की चिंता करता नहीं कि पीछे क्या चिंता होने वाली है, बस वो अपना ही मतलब देखता है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में सबसे अक्लमंद बुद्धिमान आदमी होता है, लेकिन मुझे यहाँ तो हंस सबसे ज्यादा बुद्धिमान लगता है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर उड़ता है। एक दिन में 10 घंटे के उड़ता है और हजारों मील उड़ता है। सबसे कमजोर हंस भी उनके साथ उड़ लेते हैं। आदमी ऐसा कहाँ करता है। अब माँ नहीं है, होती तो पूछता, माँ इन हंसों को रिश्तों पाठ किसने पढ़ाया है। हाँ, उसके बाद में आ रहा आप लोगों का उपघटक आत्मीय रिश्ते। अब दूसरा पहले अपने एक संस्मरण हंस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे कि किस प्रकार से हंस और आदमी में तुलना करके लेखक ने बताया था। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का दूसरे संस्मरण में दूसरे संस्मरण में हम पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो संस्मरण में दूसरा रिश्तों के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से दूसरे पारिवारिक रिश्तों के संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार
ने आप परिचितों को सहजता से आश्रय दिया और सहायता की, वो आज के समय में अनुकरणीय है। तो यहाँ आया आप लोगों का उपग्रह दूसरा, आत्मीय रिश्ते। तो आत्मीय रिश्ते क्या है? कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी, तब हम पटना में रहते थे। आधी रात को कौन आया? पिताजी बाहर निकले, सामने दो लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते और पूरा घर सुरक्षित हो जाता। पिताजी ने ताला खोला, पूछा कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए? उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुकों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उन्होंने हमें आवाज देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फला जगह से आए और इन्हें तुम्हारी बुआ जी ने भेजा है। तो यहाँ पर आप लोगों को लेखक ये बताना चाहता है कि पिताजी बाहर निकले, सामने दो लोग खड़े थे, घर में घंटी बजी। घंटी बजने के बाद में पिताजी ने ताला खोला। घर में जो पटना में सब घर को ताला लगाकर रखते थे। और फिर वो जो आगंतुक जो थे आदमी, उन्होंने आगंतुक ने एक चिट्ठी दी। तो आगंतुकों ने जो चिट्ठी देने के बाद में पिताजी ने बताया कि बुआ जी ने इनको भेजा है। तो भेजने के बाद में बुआ जी ने भेजा है वहाँ। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आए, बुआ जी कहाँ पत्थर की लकीर था, उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था, ये जानना बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की वह रात थी, फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। हम दोनों भाई दो रजाइयों में लिपटे थे। हमारी एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रजाई में घुस जाओ, एक रजाई नए मेहमान को देनी है। हमें याद है हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दादी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और ये जान लिया कि वे उनके जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ की पहचान वाले हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि आज रात को वो लोग जो हमारी उनकी बुआ जी ने भेजे थे, वो रात को आए, उनके लिए फिर फटाफट सोने का खाने का इंतजाम वगैरह किया गया। और हमारे पास में दो रजाई वगैरह थी, तो दो रजाई में से एक रजाई उनको दे दी गई और उनको कहा गया कि आप दोनों भाई एक रजाई में सो जाओ। और फिर हमारे पिताजी की बड़ी दादी ने उनके परिवार का हाल चाल पूछा, उनको कंफर्म किया कि वो रिश्तेदार है या बुआ जी के। तो कंफर्म हो गया कि वो बुआ जी के रिश्तेदार थे। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूंकि वह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगे। वहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुंच गए थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से ना चलने का बुरा कौन मानता। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची थी और हमारे वहाँ मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुंच गए थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूंकि वो हमारी बुआ की जानने वाले थे, इसलिए वो छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये सोचने की बात नहीं थी वो कहाँ रहने वाले, किस उनके वहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुँच गए थे। उनकी ट्रेन 5 घंटे पहले आने वाली थी, 5 घंटे लेट थी। जो ट्रेन वगैरह लेट हुई थी उनके कौन बुरा मानने वाला था। इस प्रकार से फटाफट खाने की तैयारी की गई और सोने का जुगाड़, और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम भी हो गया। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे, हम घुल मिल गए। हम रोज ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी, दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलगुड़ कहते थे। हम सब ने तिलगुड़ उस मिठाई को मजे लेकर खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजे में उनकी तो आत्मा ही बसती थी। तो यहाँ बताया गया है कि लेखक कहना चाहते हैं कि वे जो औरत की अस्पताल में एडमिट करना था, उनको दवाखाने में दिखाना था, तो वो 1 सप्ताह तक रहे और 1 सप्ताह तक रहने के बाद में हम उनसे घुल मिल गए और सब रिश्तेदार उनसे मिलजुल कर रहने लगे। और बुआ जी ने हमारे लिए तिल की जो गजक होती है, तिल गुड़ की मिठाई वगैरह भेजी। हमने वो मिठाई को गजक को अच्छे से खाया, उनका स्वाद वगैरह चखा। और यहाँ बताया गया कि आज भी हमारे बुआ जी जो है भाई भतीजावाद, भाई जो समझ लो एक दूसरे रिश्ते वगैरह होते हैं, मतलब यहाँ पे भाई भतीजों में उनकी आत्मा बसती थी। इस प्रकार से लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमने अपने परिचित भेज दिए, हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए जो उस रात हमारे घर आए थे, लेकिन हम सब भाई बहनों के जहन में उस रिश्तों की याद आज भी ताज़ा है। हम आज भी उनके आने और अपने रजाई छीन जाने को याद कर खुश होते हैं। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था, तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। दिल्ली के किदवई नगर में वहाँ रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुँच गया। विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा, परिवार एक
एक सदस्य की हैसियत से रहा। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई, उनका बेटा मेरा भाई, मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते, मेरी राह तकते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी और पिता और तमाम रिश्तों पर क्यों लिखता हूँ। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी है, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों? बात तो सही है। तो यहाँ पर लेखक आपको बताना चाहते हैं कि अपने परिचित, उन्होंने बताया कि मैं भोपाल से दिल्ली नौकरी करने गया था, तो मामा जी ने एक चिट्ठी उनके जज दोस्त के नाम पर लिख दी थी, और मैं उनके वहाँ पे किदवई नगर में रहता था। जब भी मैं काम करने के लिए कार्यालय वगैरह में जाता था, उनकी बेटियां मेरी बहनें बन के जो मेरे राह वगैरह तकती थी, इंतजार वगैरह करते थे, मैं इनको लेट वगैरह क्यों हो गया। मतलब इतने जो पहचान वाले मेरे मामा के पहचान के वो जज दोस्त थे, उनकी बेटियां मेरी बहनें बन के जो मेरे लिए चिंता करते थे, और आज मैं उनके घर का एक सदस्य बनकर रहता, उनके साथ में घुल मिल गया था। तो यहाँ पर मेरे दोस्त लोग वगैरह, मेरे मित्र वगैरह पूछते कि आप रिश्तेदारों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर क्यों लिखते हैं? आपके पास तो इतने रिश्ते हैं, फिर आप उनके ऊपर क्यों लिखते हैं? उनका कहना है कि सारे रिश्ते तो उनके पास भी है, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों हो? बात तो सही है, लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो यही सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं? क्या सचमुच रिश्ते हैं? कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी, आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि आपने हजारों बार पहले ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए, फिर मुझे बताइए क्या सचमुच हम सब उन पंक्तियों किसी कोने के करीब है? तो यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि मेरे परिचित ने कहा कि आपके पास रिश्तेदार बहुत है, रिश्ते बहुत है, फिर भी आप रिश्तों के ऊपर क्यों लिखते हैं? तो मैं सोचने बैठ जाता हूँ कि रिश्तों के बारे में क्यों लिखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक ने मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां भेजी थी कि किस प्रकार से रिश्तों के बारे में, कैसे रिश्तेदार होना चाहिए, कैसे हमने परिवार को लेकर चलना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दो पंक्तियों के बारे में लेखक आपको बताना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि ये चंद पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ कि अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं और रिश्तों में हम बातें कर सकते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं लेकिन रिश्तों के बीच में हम उत्सव मना सकते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, रिश्तों के बीच में हम ठहाके लगा सकते हैं। छोटी सी पंक्तियों में बहुत ज़्यादा सार यहाँ पे लेकर आपको बताना चाहता है कि आप अकेले रहेंगे तो आप मुस्कुराएंगे, लेकिन रिश्तेदारों के बीच में रहेंगे तो आप ठहाके लगाएंगे। अकेले रहेंगे तो आप बोल पाओगे और रिश्तेदारों के बीच में रहेंगे तो आप उनसे बातें करेंगे। अकेले रहेंगे तो आप मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के बीच में तो आप उत्साह मना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अकेले नहीं रहना चाहिए, रिश्तेदारों के बीच में रहना चाहिए, उनसे मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए और हमेशा रिश्तेदारों की खैर खबर पूछते रहना चाहिए। और आखिर लाइन ये है कि ये सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में संभव है। मेरे रोज रोज रिश्तों की कहानी सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि सच है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम सब अपनी जिंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा है। अब मैं कहीं जाता हूँ तो होटल बुक कराता हूँ, पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ चले गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी के कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली है। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूँ। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि आप रोज रोज रिश्तों की कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सबके बीच में रहकर भी अकेला रह गया है। सारे रिश्ते होने के बाद में दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम सब अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीके में इतने बिजी हो गए कि इतने व्यस्त हो गए कि हम स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। आज मैं कहीं बाहर वगैरह जाता हूँ तो रहने के लिए होटल बुक वगैरह कराता हूँ, पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ हो गए। लेखक कहना चाहता है कि मैं भी हमारी बुआ के उसी पड़ोसियों के रिश्तों को ढूंढना चाहता हूँ कि जो शहरों में ऐसे पड़ोसी मिल जाए जो अपने को कहीं रहने के लिए जगह मौका दे दे। लेखक ये कहना चाहता है कि हम कहीं किराए वगैरह लेकर रह सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के बीच में रहने का मजा ही आनंद ही कुछ और आता है। इसलिए लेखक बार बार ये कहना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के बीच में रहो, रिश्तों को समझो, उनसे मुंह मत मोड़ो। आज इंसान अकेला रह गया है और वो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता। इसीलिए लेखक संजय सिन्हा ने कहा कि पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को दर्शाता है कि किस तरह लेखक के परिवार में
अपरिचितों को सहायता से आश्रय दिया गया, सहायता की वो आज के समय में अनुकरणीय। तो आज हम इंसान होकर भी एक दूसरे को सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं। अगर आप लोग देखो कहीं बाहर वगैरह निकलते हैं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कोई आपको दिखाई देता है कि घायल वगैरह है, आप उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाए, लेकिन आप लोग पुलिस के पूछताछ के डर से वो लेके जाते नहीं कि अगर हम इसको लेके जाएंगे तो पुलिस पूछताछ करेंगी, फिर कोर्ट कचहरी वगैरह में, इससे अच्छा है इसको भी हालत में छोड़ दो। तो बेचारा इलाज के चक्कर उसको इलाज वगैरह नहीं मिल पाता है, दुर्घटना में वो दम तोड़ देता है, या फिर कोई चोरी वगैरह करता है तो हम उसको बताते नहीं है कि भाई गवाही वगैरह देना पड़ेगा, किसी को सपोर्ट वगैरह नहीं करते कि आज हम बहुत बिजी है। आपके पड़ोस में कौन रहता है आपको पता नहीं चलता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है। आप दिन भर मेहनत मशक्कत करते हैं, अपनी नौकरी में मग्न रहते हैं, अपने परिवार में मस्त रहते हैं और दूसरे के हाल चाल नहीं पूछते। तो लेखक ने यहाँ पे रिश्तों के बारे में बताया है कि वो आपके पड़ोसी हो, आपके खुद के भाई बहन हो, या दूसरे हो, या अननोन सिटीजन हो, अपरिचित हो, तो भी आप उनसे मेल जोड़ संबंध वगैरह रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, मिलाना चाहिए। इसलिए जो हमारी इंडियन कल्चर का है, आहार व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेखक ने 2 स्मरण में पहले हंस और आदमी के बारे में बताया और दूसरे में आत्मीय रिश्तों के बारे में बताया कि किस प्रकार से हमने आत्मीय रिश्ते बनाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पाठ 6 2 स्मरण ये पाठ खत्म होता है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा मेरे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू।